आइए हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म भी भरा रहा है। आप तैयारी भी कर रहे होंगे, हम लोग भी तैयारी करते हैं मिलकर, है ना। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको मिलते रहे, आपकी तैयारी में आपको मदद मिले, है ना। चलते हैं, आज हम लोग 8 क्लास के विज्ञान से कुछ प्रश्नों को लेते हैं, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर हम जो तैयार किए हैं उससे जो है आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान रखिए, सीखते रहिए। आइए चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन को रिक्टर स्केल कहते हैं। भारत में सबसे पहले मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई, कोलकाता में थुइंग भूकंप मापी लगाया गया। भारत में पहली बार 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता तीनों में एक साथ थुइंग भूकंप मापी लगाया गया। भूकंप से बचाव के बारे में बात करते हैं। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटका रुकने तक छिपे रहना चाहिए। भवनों, बिजली के तारों, वृक्षों से दूर खुले स्थान पर लेट जाइए, है ना। यानी भागम भाग नहीं करनी है, ठीक है, यदि आप घर में हैं तो। और ऊंचे बहुमंजिली इमारत में है तो रुकने तक आप किसी कोने का सहारा ले सकते हैं। भूकंप रुकने के बाद ही आप सीढ़ी का प्रयोग करते हुए बाहर निकलिए। यानी जब तक भूकंप आया हुआ है सीढ़ी का इस्तेमाल ना करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। भारत के बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। यानी खाद्यान्न फसल जिसको बृहत स्तर पर लगाया जाता है, खाद्यान्न पौधे, है ना, फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, आलू, ये सब फसलें कहलाती हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए धान, मक्का, बाजरा। यानी सीधा सीधा समझ लीजिए, जो वर्षा ऋतु के आरंभ में लगाई जाती है खरीफ फसल है ना। शीत ऋतु में रबी फसल की पैदावार होती है। यानी शीत ऋतु में उगने वाली फसल कौन फसल कहलाती है? रबी फसल। जैसे गेहूँ, चना, सरसों। गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब जो अप्रैल मई में लगा होता हमारे खेतों में, गर्मा फसल या जायद फसल कहते हैं। मनुष्य की घुमंतु अवस्था 10,000 ईस्वी पूर्व तक थी। यानी घूम घूम कर मानव जो है अपना जीवन यापन करता था। जहाँ जल की सुविधा होती थी, अच्छे इन्वायरमेंट मिलते थे, वहाँ कुछ दिन तक वो रुकते थे। यदि प्रतिकूल मौसम हो जाता था, प्रतिकूल स्थिति आ जाती थी, तो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। यह घुमंतु स्थिति है। जब फसलों को हम लगाते हैं तो फसलों को लगाने के पूर्व हम लोगों को मिट्टी की तैयारी करनी होती है ना। तो मिट्टी की तैयारी में क्या क्या करना होता है ये बताते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी जोतते हैं खेतों को। जुताई के लिए परंपरागत हल का उपयोग किया जाता है। अच्छी किस्म का बीज खेतों में डालने के लिए चयन किया जाता है। यानी उन्नत किस्म का बीज रहता है तो पौधे और फसल भी अच्छे होते हैं। मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। धान के बीज के बाद छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसको मोरी कहते हैं। ऐसे उसको बिचड़ा कहा जाता है। कुछ वैसा पौधा होता है जिसको नर्सरी में जो है उसका बिचड़ा तैयार कर लेते हैं और बाद में ले जाकर रोपते हैं। जैसे आप तो देख ही रहे हैं धान, इसका पौधाशाला में अलग से तैयार किया जाता है ना।
इसके अलावे कुछ सब्जियां भी है, जैसे बैगन, फूलगोभी, मिर्च, इन सब का बिचड़ा तैयार कर करके बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्वस्थ पौधों को खेत में बोया जाता है, उगाया जाता है बोकर। अब बताते हैं कि बुआई के समय कुछ सावधानियाँ। बीजों के बीच कुछ दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। बीजों को गहराई तक बोना, पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से उसे ढकना, गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधों, पत्तियों या अन्य जैव अवशेष से प्राप्त खाद कार्बनिक खाद कहलाती है ना। यानी जिसको मोटा मोटी तौर पर गांव में कंपोस्ट खाद या गेनौरा कहते हैं ना, हाँ, जैव अवशेष वाला खाद, ठीक है। जो खेतों में जिसको हम बोरा में बंद करके लाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, उसको उर्वरक बोलते हैं, उसको उर्वरक कहते हैं। मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। यानी जितना बोरा में बंद करके बाज़ार से लाते हैं उर्वरक हो गया, और जो अपने घरों में हम उसको तैयार करते हैं जैसे गेनौरा के रूप में, तो वो खाद कहलाता है। उसमें कुछ और होता है, एक हरी खाद। हरी खाद क्या है? जैसे हम अपने खेतों में ढैंचा, सनई, ये सब जो है उसके पौधों को गर्मी के दिन में बो करके, और जैसे ही बरसात प्रारंभ होता है उसमें पानी डालकर उसको जोत कर काट कर उसी में छोड़कर उसको गलाते हैं, वो गल जाता है, सड़ जाता है। मूंग भी होता है, ढैंचा होता है, सनई होता है, तो वो हमारे खेतों को उपजाऊ बना देता है। इसको हरी खाद के नाम से जानते हैं। हाँ, खाद से खेतों को मिट्टी, उनको नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है। ये जल में घुलनशील है जो आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है ना। जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो जल को सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी भुरभुरा होने के कारण पौधे की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती है और अधिक जल और खनिज लवण का अवशोषण कर तेज़ी से बढ़ती है। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से लाभ है ना। अब बात करते हैं कुछ और सिंचाई के बारे में। सिंचाई से सब परिचित हैं। मोटा मोटी बात ये समझा जाए, सिंचाई जो है खेतों का पटाना। जब हम फसल को लगाते हैं ना खेतों में, तो उसको पटाना, पानी डालना सिंचाई के अंतर्गत आता है, सिंचाई कहलाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में 90% जल होता है। बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यानी जब सूखा हुआ खेत हमारा है तो बीज नहीं उसमें उग सकते, है ना। चलिए बीज के अंकुरन के बारे में एक और बता देते हैं। जब भी हम कोई बीज बोते हैं, जैसे चना का बीज बोते हैं, तो सबसे पहले जो निकलता है उसको मूला अंकुर कहते हैं, और मूला अंकुर से जड़ का निर्माण होता है। उसके बाद मूला अंकुर के बाद प्रांकुर निकलता है, इससे उसकी शाखाएं, तना, सबका निर्माण होता है ना। यानी मूला अंकुर जो सबसे पहले, जैसे चना में जो सबसे पहले निकलता है वो मूला अंकुर होता है। वो जड़ की नीचे की ओर जाता है, उससे जड़ बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण, बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वर्षा होते रहती है, इसलिए धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के प्रकार भी सिंचाई के लिए आवश्यक है। अगर आपका खेत बलुई मिट्टी वाला है तो ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सिंचाई की कुछ विधियां भी है, जैसे छिड़काव तंत्र। इसमें या समतल भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ पौधे लगे हैं वहाँ पर सिंचाई किया जाता है छिड़क छिड़क कर। एक ड्रिप तंत्र होता है, इसमें जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता रहता है, इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। उसके बाद निराई आती है। निराई का सीधा सीधा मतलब होता है निकौनी, यानी कहने का मतलब जो हमारा खेत में फसल है ना, जो फसल लगाते हैं उसके अलावे कुछ अवांछित पौधे खेतों में उगाते हैं, जैसे बथुआ हो गया, चौलाई घास हो गया, मोथा हो गया। तो इन सब को खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार को फसलों से हटाना
यानी उसको निकाल कर अलग कर देना निराई कहलाता है, निकौनी कहलाता है। उसको अलग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो यदि वो रहता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमारे खेतों में अवांछित पौधे जिसको खरपतवार कहते हैं वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा फसल है, पौधा है, उसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। चलिए, इसके अलावा फसल की कटाई से सब परिचित है। फसलों को काटने की विधि कटाई कहलाती है ना। इसके लिए हंसुआ का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल तो हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है भारी मात्रा में, है ना। हार्वेस्टर का लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि उसकी जड़ें जो बचती है उसको जला देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है, खेत की उपजाऊ क्षमता भी घट जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसको आग लगाकर जलाया नहीं जाए, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और खेत की उपजाऊ क्षमता भी बने रहे। खरीफ फसल, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ फसल है जो बरसात के दिन में बोया जाता है। रबी फसल जो जाड़े के दिनों में यानी शीत ऋतु में बोई जाती है, गेहूँ, चना, सरसों। कटाई ऋतु के कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ये सब माना जाता है कि फसलों की कटाई का त्यौहार है। भंडारण का मतलब होता है उसको जमा कर करके रखना। कटाई के बाद अनाज का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे घरों में ढेर सारे चूहे, इसके अलावा छोटे छोटे कीट जो है प्रभावित करता है, अनाजों को खा जाता है, अंदर ही अंदर नष्ट कर देता है। भंडारण में से पूर्व अनाज को पूरी तरह सुखा दिया जाता है ताकि नमी ख़त्म हो जाए। यानी 14% से अगर अधिक नमी रहती है तो आपके अनाज खराब होने की पूरी संभावना रहती है। 14% तक नमी को लाया जाता है सुखा करके। उसके बाद हम लोग कोठी में, साइलों में जहाँ उसको रखना होता है रखते हैं, वो सुरक्षित रहता है। हमारे पास FCI सरकारी अनाज के भंडार का काम कराती है। FCI का पूरा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। साइलो, लोहे या टीन का जो ड्रम होता है ना, उसी को कहते हैं। गांव में मोटा मोटी भाषा में उसको कोठी कहते हैं, है ना, जिसमें अनाज को भंडारित करके रखा जाता है। चलिए और आगे बात करते हैं थोड़ा। रेवण कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। रेवण बराहमिहिर के समकालीन थे। 6ठी शताब्दी बंगाल निवासी रेवण के अनुसार आषाढ़ की रोपाई से उपज अच्छी होती है। उनका मानना था कि खेतों में आषाढ़ में ही फसलों की बुआई कर दी जाए। कब कर दी जाए? आषाढ़ में ही। अब इस 8वीं कक्षा के जो विज्ञान है ना, इसके 4थे अध्याय में है तरह तरह के रेशे और तरह तरह से कपड़े, तरह तरह के और रेशे तरह तरह से। जानतव रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक होता है रेशमी, है ना। कौन? रेशमी, ठीक है। चलिए देखते रहिए, तैयारी होते रहेगा। इसके अलावे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना इसमें, खास करके सक्षमता परीक्षा में पूछा जाता है कुछ भारत से संबंधित। जैसे भारत के जो अलग अलग राज्य हैं ना, उन राज्यों से प्रश्न पूछा जाता है। उन राज्यों से किस तरह से, जैसे बिहार भारत के किस दिशा में है, या सबसे छोटा राज्य, बड़ा राज्य, जंगल कहाँ अधिक है, नदियाँ कौन लंबी है, कौन नदियाँ ज़्यादा प्रदूषित है। यानी भौगोलिक क्षेत्र से भी प्रश्न इसमें भारी मात्रा में रहता है, उसका भी ध्यान रखा जाए। जैसे सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो भारत की मूल रूप से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है ना। कभी पूछ देता है कि सबसे प्रदूषित नदी कौन है, कभी भारत में जंगल का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है। तो जंगल का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है और जंगल किस राज्य में अधिक है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। कौन सा राज्य किस दिशा में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है सक्षमता परीक्षा में, इसको भी ध्यान रखा जाए। देखते रहिए, हमारी तैयारी होती रहेगी, है ना।